कल हम फासीवाद के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कहा था कि फासीवाद वो विचारधारा है जो प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के दौरान जर्मनी और इटली में पैदा हुई। जर्मनी में जिस रूप में ये पैदा हुई उसे हम नाजीवाद के नाम से जानते हैं, और इटली में जिस रूप में पैदा हुई उसे हम फासीवाद कहते हैं। यद्यपि दोनों को मिला के सम्मिलित रूप में, क्योंकि दोनों की प्रवृत्तियाँ एक ही थी, इसे हम सामान्य रूप में फासीवाद का ही नाम देते हैं। तो नाजीवाद और फासीवाद दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और भिन्न देशों में पैदा होकर भी उनकी प्रवृत्तियां एक जैसी थी, इसलिए सम्मिलित रूप में हम राजनीति विज्ञान में इसे फासीवादी विचारधारा के रूप में ही जानते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि फासीवाद मूलतः वे विचारधारा है जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मनी और इटली में पैदा हुई। कल हम फासीवाद के नस्लवाद के बारे में बात कर रहे थे, सामाजिक डार्विनवाद के बारे में, कि डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन खुद एक प्राणी शास्त्री या जीव शास्त्री थे, जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने प्राणियों जीवों की उत्पत्ति और उनके विकास पर का अध्ययन किया और अपने एक सिद्धांत दिया जो डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और डार्विन ने ये बात कही कि जीवों में संघर्ष होता है अपने अस्तित्व के लिए, और वही जीव जिंदा बच जाते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं जो ज़्यादा सक्षम होते हैं। यही सिद्धांत जब सामाजिक विज्ञानों में आया तो इसे सामाजिक डार्विनवाद का नाम दिया गया। सामाजिक डार्विनवाद की मान्यता ये है कि जिस तरह जीवों में संघर्ष होता है अस्तित्व रक्षा के लिए, इसी तरह मनुष्यों में भी अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्ष होता है, और वही मनुष्य अपना अस्तित्व बचा पाते हैं जो ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फासीवाद सामाजिक डार्विनवाद को के विचारों को अपनाते हुए प्रतिस्पर्धा, युद्ध और हिंसा को न्यायोचित ठहराता है, इस हेतु कि जीवों के मध्य जो संघर्ष है और वही मानवों के मध्य भी एक संघर्ष है, और उसमें वही मनुष्य जीवित बचेंगे जो ज़्यादा सक्षम होंगे। तो इस रूप में प्रतिस्पर्धा, हिंसा, युद्ध एक अनिवार्य तत्व है मानवीय समाज का, जिससे हम बच नहीं सकते। तो ये जो दृष्टिकोण है कि सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत को फासीवाद ने अपनाया, और आगे चल के फासीवाद इसको एक चरम रूप पर पहुंचा देता है जिसे हम नस्लवाद के नाम से जानते हैं। नस्लवाद का मतलब ये एक विशेष नस्ल ही बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी तुलना में दूसरी नस्ल के लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, और इस वजह से उन्हें कोई विषय तो ये बात हिटलर ने अब जर्मनी में कही। नाजीवाद तो मूलतः एक नस्लवादी सिद्धांत ही था कि जर्मन जाति दुनिया की सबसे प्रमुख जाति है, शुद्ध आर्य रक्त है, और शुद्ध आर्य रक्त होने के नाते जर्मनी को ये अधिकार है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। तो ये एक जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसमें ये कहा गया, ये मूल रूप से ये एक नस्लवादी सिद्धांत ही था कि ये मानना कि जर्मन नस्ल के बराबर कोई नस्ल नहीं है और बाकी सारी नस्लें इंसानों की वो उससे कमतर हैं या उस उतनी योग्य नहीं है। और क्योंकि इतनी योग्य नहीं है तो हिटलर ने व्यापक रूप में ये बात प्रचारित की, और ख़ास तौर पे धार्मिक रूप से नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को मानते हुए यहूदियों का बड़ा कत्लेआम किया कि यहूदी उस रूप में उतनी सक्षम नस्ल नहीं है और ये देश विरोधी कार्य में लगे रहते हैं। तो इस रूप में फासीवाद एक नस्लवाद का रूप ले लेता है। यद्यपि सभी फासीवाद नस्लवाद नहीं होते हैं और ना ही सारे नस्लवादी फासीवादी होते हैं, क्योंकि उनमें एक माइनर डिफरेंस होता है जिसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। तो फासीवाद ये बात मानता है कि एक नेता और करिश्माई नेतृत्व होना चाहिए, और इस रूप में वे एक अधिनायकवादी राज्य का समर्थन करता है, यानी एक तानाशाह होना चाहिए जो जनता को एक दिशा दे पाए। इस रूप में फासीवाद है वो समानता के सिद्धांत का विरोधी है, और फासीवाद पितृसत्तावादी है, यानी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को श्रेष्ठ मानता है
और साथ ही साथ विशिष्ट वर्गीयवादी है। इसका मतलब ये है कि फासीवाद ये मानता है कि शासन का संचालन एक अधिनायक के नेतृत्व में एक विशिष्ट वर्ग या एक एलिट ग्रुप को ही करना चाहिए। जनता को शासन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता जो मासेस है या आम जनता है वह अज्ञानी है, कमजोर है और उसका काम सिर्फ एक तानाशाह या एक नेता के आदेशों का पालन करना ही है। तो इस रूप में फासीवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और फासीवाद मूलतः लोकतंत्र का विरोधी सिद्धांत है। फासीवाद एक करिश्माई नेतृत्व में विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि एक नेता जनता की सारी समस्याओं का चुटकी बजाते ही हल कर देगा। इस रूप में फासीवाद क्योंकि लोकतंत्र का विरोधी है, इसलिए फासीवादी राज्यों में चुनाव नहीं होते, संसद की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती और राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सिर्फ एक राजनीतिक दल को छोड़कर बाकी सारे राजनीतिक दलों की स्थिति शून्य हो जाती है या नगण्य हो जाती है। और इस रूप में फासीवाद और लोकतंत्र बिल्कुल असंगत है या एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के विवेक पर विश्वास करता है, जबकि फासीवाद जनता के विवेक के विरोध में अस्तित्व में आता है कि जनता को अपना अच्छा बुरा सोचने की योग्यता नहीं है। ये कार्य एक नेता या एक तानाशाही कर सकता है, वही जनता का अच्छा बुरा सोच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी फासीवाद ये चाहता है कि जनता को जोड़ा जाए, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करता है और साथ ही साथ अपने कार्यक्रमों को वैधता प्रदान करता है, अपने नेता की नेतृत्व को वैधता प्रदान करता है। इसलिए वो जनता को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहता है। इस रूप में फासीवाद परंपरागत अधिनायकवाद से अलग है। फासीवाद आधुनिक अधिनायकवाद है। वैसे अधिनायकवादी परंपराएं तो कई देशों में फासीवाद के जन्म से पहले से चली आ रही थी, लेकिन फासीवाद को जिसे हम आधुनिक अधिनायकवाद कहते हैं और परंपरागत अधिनायकवादों में या परंपरागत अधिनायकों में अंतर ये था कि परंपरागत अधिनायक जनता को अपने हाथ से दूर रखा करते थे। फासीवादी जो अधिनायक है वो अपने आप को जनता से जोड़ने की कोशिश करता है, अपने कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ अपनी वैधता जनता से ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ फासीवाद की एक और विशेषता ये होती है कि वह मानव जीवन के सभी पक्षों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। एक प्रचार का या ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जनता को सभी पक्षों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जनता जो सोचती है वही सोचती है जो फासीवाद उन्हें सोचने के लिए मजबूर करता है। इस रूप में जितने भी फासीवादी देश हैं वहाँ पर जनता को कभी भी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, बल्कि एक प्रोपेगेंडा या प्रचार के माध्यम से जनता की मनोवृत्ति और भावनाओं को निरंतर फासीवादी अधिनायक के पक्ष में अनुकूल बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो इस रूप में फासीवाद मानव जीवन के सभी पक्षों को नियंत्रित करता है। वे परंपरागत अधिनायकवाद से इस रूप में अंतर रखता है कि जहाँ परंपरागत अधिनायकवाद की ये इच्छा नहीं होती, वो मनुष्य के सिर्फ राजनीतिक पक्ष को नियंत्रित करना चाहता है, वही फासीवाद मनुष्य के जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पक्षों को नियंत्रित करना चाहता है। आगे चल के फासीवाद एक सांस्कृतिक एजेंडा या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लागू करता है, जिससे जनता के सांस्कृतिक पक्ष को भी व्यापक रूप से नियंत्रित किया जा सके। तो इस रूप में फासीवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो एक नेता के नेतृत्व में या एक अधिनायकवादी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक अधिनायकवादी शासन का समर्थन करता है।